हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम मार्केटिंग मिक्स है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन द टर्म मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है सर? तो मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स। क्या है? 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। विच कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ अ कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, ये कोर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम की। ठीक, कहता है दीज 4 एलिमेंट्स आर, क्या है ये 4 एलिमेंट्स? प्रोडक्ट है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, तो ये 4 चीजें मिलके क्या बनती हैं? हमारी मार्केटिंग मिक्स बनती है। क्या बनती है? मार्केटिंग मिक्स बनती है। दीज 4 पीस आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये क्या है? 4 पीस आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं बिकॉज डिसीजन इन वन एरिया इन्फ्लुएंस द एक्शन इन अदर। ठीक है, कोई एक एरिया में अगर प्रोडक्ट में कोई अगर चेंजेस किए जाते हैं तो उससे क्या होता है? प्राइस में भी फिर चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं? आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं कि एक किसी भी एलिमेंट में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उससे बचे हुए 3 एलिमेंट्स भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है सर, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है, या तो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है जिसको ऑफर कर रहे हैं हम सेल के लिए, उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन कंसर्निंग द क्वालिटी, साइज, रेंज, पैकेज, ब्रांड नेम, लेबल, वारंटी एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, इन सारे फीचर्स को अगर हम मिला दें एक प्रोडक्ट के अंदर तो फिर वो क्या बन जाता है? प्रोडक्ट मिक्स बन जाता है। ठीक है, कुल मिला के प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? जो हम लोग प्रोडक्ट या फिर सर्विस के अंदर हम लोग जो फीचर्स जो दे रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है। फिर कहता है डिफाइन गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? Goods are tangible items that are either consumed directly or used in the production of other goods. या goods क्या हैं? Tangible items है। Tangible items which can be seen, touch, feel। ठीक है, तो हम उसको देख भी सकते हैं, हम उसको देख और छू भी सकते हैं, हम उसको फील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टैंजिबल आइटम होते हैं, उसको क्या किया जाता है? या तो वो कंज्यूमर गुड्स होगा, अगर कंज्यूमर गुड्स है तो वो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाएगा, या फिर वो प्रोड्यूसर गुड होगा, यानी उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा। गुड्स आर टैंजिबल आइटम दैट आर ईदर कंज्यूम्ड डायरेक्टली और यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स? कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड डायरेक्टली बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो अल्टीमेट कंज्यूमर या फिर हाउस होल्ड क्या करता है? उसको कंज्यूम कर लेता है। दीज आर मेंट फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, जैसे सर एग्जांपल दीजिए, सोप हो गया। ठीक है, तो सोप क्या है? हम लोग अल्टीमेट एज अ कंज्यूमर उसको यूज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकता है सर? बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने पड़े हुए हैं। टूथपेस्ट हो गया, ठीक है सर, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये सारे एग्जांपल क्या हैं? कंज्यूमर गुड्स के। फिर कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कन्वीनियंस प्रोडक्ट? कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होते हैं? कन्वीनियंस प्रोडक्ट आर परचेज्ड फ्रीक्वेंटली विद द मिनिमम एफर्ट्स। फ्रीक्वेंट लेवल पे ये खरीदे जाते हैं। ठीक है, और मिनिमम एफर्ट लगता है इनको खरीदने में। दे आर मेंट फॉर पर्सनल कन्वीनियंस। पर्सनल कन्वीनियंस के लिए ये बने होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट, सोप्स एक्सेट्रा, ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट होंगे। ठीक है सर, फिर आता है अगला क्वेश्चन, डिफाइन शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? शॉपिंग प्रोडक्ट्स आर परचेस्ड आफ्टर अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटी, प्राइस, वारंटी एक्सेट्रा ऑफ कॉम्पिटिटिव ब्रांड। ठीक है, इन सब का क्या किया जाता है? पहले एनालिसिस किया जाता है कि आपस में ये जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है ना, इनका पहले सबसे पहले शॉपिंग प्रोडक्ट्स में क्या किया जाता है? एक कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स को। उसके बाद फिर एक डिसीजन लिया जाता है कि हम इसमें से क्या परचेज करेंगे। जैसे इसने एग्जांपल दिया है शॉपिंग प्रोडक्ट्स का, टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या हैं? शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। यानी हम अगर वॉशिंग मशीन खरीदने गए तो हम डिफरेंट ब्रांड्स को पहले क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे आपस में, क्या कौन सी चीज़
कौन सा ब्रांड कौन से फीचर्स दे रहा है, कौन सा ब्रांड कितना प्राइस ऑफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी ब्रांड को परचेस करना है, ठीक है। ये शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर कहता है व्हाट आर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं सर? तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आर परचेज विद स्पेशल एफर्ट्स, ठीक है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है? परचेज करने में स्पेशल एफर्ट्स डाले जाते हैं। जैसे ज्वेलरी हो गया, फैंसी आइटम्स हो गए, ये सब स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं। फिर कहता है डिफाइन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर मेंट फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी इसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को। दे आर मेंट फॉर नॉन पर्सनल और बिजनेस यूज, ठीक है। इसको बिजनेस यूज में लाया जाता है या फिर नॉन पर्सनल यूज में लाया जाता है। चलिए सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफाइन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल। ये क्या होता है? दीज आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश आइटम्स, ठीक है। रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है किसमें? फिनिश आइटम में, ठीक है। जैसे एक लॉग ऑफ वुड है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? टेबल एंड चेयर में। तो फिर वो क्या हो गया? टेबल एंड चेयर फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन वो लॉग ऑफ वुड क्या था? वो रॉ मटेरियल था। फॉर एग्जाम्पल कॉटन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग क्लोथ, ठीक है। कॉटन का हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग उसको प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं कॉटन क्लोथ्स को। अगला टाइप आ रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ऑपरेटिंग सप्लाईज। ये क्या होते हैं? दीज डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स बट आर नेसेसरी इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट तो नहीं बनते, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल नट्स, बोल्ट, नेल एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे हमने टेबल बनाई है तो उसमें टेबल को जो उसके पैर हमने जोड़े होंगे, टेबल के 4 जो पैर होते हैं ना, उसको नेल्स का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है? वो एक तरीके से वो नेसेसरी सप्लाईज है, क्योंकि उसके बिना हम टेबल को जोड़ नहीं सकते थे, ठीक है। ग्लू, हमने ग्लू का यूज़ किया, ठीक है। उसके मदद से हमने चीज़ों को जोड़ा उसके अंदर, टेबल के अंदर, ठीक है। लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन वो उसके जोड़ने में मदद करता है, चीज़ों को फिनिश प्रोडक्ट में मदद करता है जुड़ने में, ठीक है। फिर अगला आता है इंस्टॉलेशन। दीज कंसिस्ट ऑफ हैवी मशीनरी, फैक्ट्री साइट्स, प्रोडक्शन लाइन्स, ट्रक्स एंड अदर आइटम्स ऑफ हाई कैपिटल वैल्यू, ठीक है। इंस्टॉलेशंस क्या होते हैं? बहुत हैवी मशीन्स होती हैं जो जिनको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। फैक्ट्री साइट्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्री साइट्स होती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन लाइन्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे प्रोडक्शन लाइन्स होती हैं। ट्रक्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? बड़े महंगी चीज़ें होती हैं, ये हाई कैपिटल इसके अंदर लगाई जाती है, ठीक है। और इनको इंस्टॉलेशंस कहा जाता है। फिर अगला आता है एसेसरी इक्विपमेंट्स। दीज कंप्राइज पोर्टेबल ड्रिल्स, हैंड टूल, पर्सनल कंप्यूटर एंड अदर वैल्यू ऑफ लो कैपिटल वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एसेसरी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? ये सब चीज़ें काम आती हैं प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन इनकी जो कैपिटल वैल्यू होती है ना, वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है। जैसे इसने कहा ड्रिल्स, ड्रिल्स की मदद से हम क्या करते हैं? हम लोग उसके अंदर होल करते हैं, ठीक है। हैंड टूल्स के यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इन सब से क्या होता है? ये भी एक तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। फिर आता है फैब्रिकेटेड पार्ट्स। दीज आर प्री प्रोड्यूस्ड आइटम्स दैट बिकम अ पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये प्री प्रोड्यूस्ड आइटम्स होते हैं, यानी इनको पहले से प्रोड्यूस कर लिया जाता है और ये फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट भी बनते हैं। ये फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट भी बनते हैं। जैसे इसने कहा टायर्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, लेसेस फॉर शूज़ एक्सेट्रा, ठीक है। लेसेस भी पहले से बनी होती हैं, फिर शूज़ का वो एक पार्ट बन जाती हैं, तो यानी वो फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट एक बन गई हैं, ठीक है। टायर्स जो यूज़ किए जाते हैं, जो हम लोग व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो पहले से प्रोड्यूस होते हैं और वो भी फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म सर्विस। सर्विस क्या है? सर्विस मीन द एक्टिविटीज, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, ठीक है। कोई एक्टिविटी करना, किसी तरह का बेनिफिट पहुंचाना, किसी तरह से सेटिस्फाई करना, वो क्या होता है? सर्विस कहलाता है, ठीक है। व्हेन यू ट्रैवल बाय एरोप्लेन यू यूज़ एयरलाइन सर्विस, ठीक है। आपने क्या किया? एक सर्विस यूज़ करी है एयरलाइन की, ठीक है, जब आपने ट्रैवल किया है एरोप्लेन से, ठीक है। इसी तरीके से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है। तो ये क्या है, मैं आपको एक बेनिफिट पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, एक एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ जिसके थ्रू आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कैसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है सर, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, आप पढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं मेरी मदद से, ठीक है। तो मैं इस टाइम जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ अपनी, ठीक। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज ब्रांडिंग मीन? ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव नेम, ठीक है, एक अलग से एक नाम देना और सिंबल या फिर उसको सिंबल देना, किसको? प्रोडक्ट को सर, किसको? प्रोडक्ट को। बाय विच इट इज़ टू बी नोन एंड रिमेंबर्ड, ठीक है, जिससे उसको पहचाना जाए मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे आपने सुन लिया कोका कोला, ठीक है, ये कोका कोला क्या है? ब्रांड नेम है, ठीक है। जैसे आपने सुना है आईफोन, ठीक है, ये आईफोन क्या है? एक ब्रांड नेम है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? ब्रांडिंग कहा जाता है, जिससे उसको याद रखा जाए एक प्रोडक्ट को, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एफर्ट्स आर मेड टू मेक अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करना प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर। जैसे मेरे चैनल का नाम क्या है? एमएएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मैंने एक अलग उसको ब्रांड नेम दिया हुआ है, ठीक है, ये एक मेरी ब्रांडिंग है, ठीक। और भी टीचर्स हैं मार्केट के अंदर जो पढ़ा रहे हैं, आई नो दैट, लेकिन उनका अपना एक सेपरेट नेम दिया हुआ, उन्होंने ब्रांड नेम, अपने चैनल का नाम अलग रखा हुआ, यानी वो उनकी क्या है? ब्रांडिंग है, ठीक है। अ ब्रांड नेम इज अ टर्म, क्या होता है? एक टर्म होता है, साइन होता है, सिंबल होता है, या फिर डिज़ाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैगी, अंकल चिप्स, कोका कोला एक्सेट्रा, यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल दे रखे हैं आपको। फिर अगला क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? द टर्म लेबलिंग मीन्स डिजाइनिंग अ लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज, एक लेबल को डिज़ाइन करके उसको पैकेज के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। अ लेबल इज अ स्मॉल स्लिप, क्या होता है? एक तरीके का स्मॉल स्लिप होती है प्लेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट टू डिनोट इट्स नेचर, कंटेंट, ओनरशिप एक्सेट्रा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं, ठीक है। उसमें जैसे दिया जाता है प्राइस क्या है इसका, वेट क्या है इसका, इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ करी गई है प्रोडक्ट के बनाने में, ठीक है। अ लेबल डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट, ठीक है, उसके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं प्रोडक्ट को बनाने में। इट्स यूजेज, कितना उसको यूज़ किया जा सकता है। स्पेसिफाइज इट्स कंटेंट, ठीक। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच द मैन्युफैक्चरर गिव्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, ठीक है, अपनी एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी चाहिए एक मैन्युफैक्चरर को, वो उसके थ्रू देता है, ठीक है। और उसमें एक्सपायरी डेट भी दी होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दी होती है, उसका प्राइस भी दिया होता है, ठीक है सर। फिर कहता है डिफाइन पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग रिफर्स टू कवरिंग, रैपिंग, क्राफ्टिंग, फिलिंग, कंप्रेसिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है, ये सब जो है क्या होता है? पैकेजिंग होता है। टू प्रोटेक्ट देम, क्यों इसको किया जाता है? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्पॉइलेज, पिल्फरेज, लीकेज, ब्रेकेज एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब चीज़ों से बचाया जा सके प्रोडक्ट को, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पैकेजिंग करते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स आर प्लेस्ड और पैक्ड इनटू एप्रोप्रिएट कंटेनर्स फॉर प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंट हैंडलिंग, ठीक है, एक कन्वीनियंट हैंडलिंग के लिए ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़, उसको बचाने के लिए प्रोडक्ट को ये पैकेजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। कह रहा है व्हाट इज़ प्राइस मिक्स? प्राइस मिक्स क्या होता है सर? द टर्म प्राइस डिनोट्स द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस क्या करता है? मनी वैल्यू बताता है एक प्रोडक्ट की, ठीक, और सर्विस, ठीक, जो भी आप कह लीजिए, या प्रोडक्ट या फिर सर्विस। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी अ सेलर इज आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, क्या है? एक अमाउंट ऑफ मनी है जो सेलर मांग रहा है एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है, या फिर सर्विस को ऑफर करने के लिए। और द अमाउंट विच द बायर आर टू पे फॉर इट, या फिर इसको इस तरह से कह लीजिए, ये वो अमाउंट है जो बायर को पे करना है, ठीक है, को किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, या फिर प्रोडक्ट या फिर सर्विस, ठीक। प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स ऑफ अ फर्म एंड अफेक्ट्स द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। प्राइस भी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का। फिर आता है डिफाइन द टर्म कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग is a method of pricing in which the selling price of a product is determined by adding a fixed percentage of profit margin। इसके अंदर किया क्या जाता है? एक फिक्स्ड परसेंटेज हम लोग जो है प्रॉफिट मार्जिन मान के चलते हैं, और उसको क्या करते हैं?
हम लोग उसको कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करते हैं, उसको ऐड अप कर देते हैं या फिर मार्कअप कर देते हैं। ठीक है, इसको मार्कअप भी कहा जाता है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन। कैसे सर, हमने 100 रुपए का एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उसके अंदर हम चाह रहे 25% हम क्या कमाए, प्रॉफिट कमाए, तो टोटल उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना होगा, 125। कितना हो जाएगा, 125। 100 रुपीज क्या होगी उसकी कॉस्ट होगी, प्लस 25 क्या होगा उसके अंदर, प्रॉफिट मार्जिन होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट को जोड़ा, उसमें फिर प्रॉफिट को जोड़ा, तो हमने उसका फिर जो मार्केट में प्राइस डिसाइड किया वो क्या डिसाइड किया, 125। कितना डिसाइड किया, 125। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्कअप प्राइसिंग। क्या कहा जाता है, मार्कअप प्राइसिंग, एंड इज वाइडली यूज्ड because it ensures that all costs are covered along with a reasonable profit। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि सारी कॉस्ट भी कवर हो गई और एक आपने रीजनेबल जो प्रॉफिट आपको कमाना था वो आपने मार्केट में कमा लिया। ठीक है, जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आपसे क्या बनवाया जाएगा, कॉस्ट शीट बनवाई जाएगी। क्या बनवाया जाएगा, कॉस्ट शीट। तो उसके अंदर ये चीज़ करवाई जाएगी, तो पहले आपसे क्या करवाया जाएगा, उसके अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलवाया जाएगा, फिर उसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना पड़ेगा उनका, जितना भी वो बताएंगे कि इतना उनको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। जब वो आप ऐड करेंगे और फिर नंबर ऑफ जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटी है प्रोडक्ट की उससे डिवाइड करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा और आप मार्केट में उतना ही प्रॉफिट कमा के जाएंगे। फिर अगला आता है व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होता है सर, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग in which a firm fixes the price of its product by considering the price charged by the competitors। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर प्राइस चार्ज कर रहे हैं उनको देखते हुए जो प्राइसिंग रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कहा जाता है, रादर देन बेसिंग इट ओनली ऑन कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे मार्केट में इसके ऊपर बेस्ड नहीं होता ये प्राइस। ठीक है, हमारी कितनी कॉस्ट लगी है इसके ऊपर बेस्ड नहीं होता, ये किस पे बेस्ड होता है, मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स हमारे प्राइस रख के चल रहे हैं प्रोडक्ट के, उस हिसाब से ही हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में इट इज यूज्ड इन द मार्केट वेयर देयर इज अ हाई कॉम्पिटिशन एंड प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट। ठीक है, यह कहाँ यूज होता है, बहुत हाई कंपटीशन जहां पे मार्केट में पाया जाता है और क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तब फिर क्या किया जाता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफाइन द टर्म प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। क्या है, प्राइस स्कीमिंग is a pricing strategy in which a firm initially charges a high price for a new or innovative product and gradually lowers the price over time as competition increases or demand from early buyer is satisfied। क्या किया जाता है, सबसे पहले इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज किए जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या किया जाता है, उसके प्राइसेस को घटा दिया जाता है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स द फर्म टू रिकवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। R&D कॉस्ट को कवर करने के लिए ये चीज़ की जाती है। ठीक है, क्विकली एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी इसमें मिल जाता है लोगों को। ठीक है, एप्पल आईफोन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्राइस स्कीमिंग। ठीक है, एप्पल आईफोन क्या है, ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है प्राइस स्कीमिंग का। जब भी एप्पल लॉन्च किया जाता है तो उसकी प्राइसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे जब वक्त गुजरता जाता है तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, कम होते चले जाते हैं उसी प्रोडक्ट के। ठीक है, फिर आता है अगली स्ट्रेटेजी प्राइसिंग की, वो कहता है व्हाट इज पेनेट्रेशन प्राइसिंग मीन। ठीक है, पेनेट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, पेनेट्रेशन प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन विच अ फर्म इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट एट अ वेरी लो प्राइस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इनिशियल लेवल पे जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो लो प्राइस उस पर चार्ज किए जाते हैं टू क्विकली अट्रैक्ट कंज्यूमर्स।
ठीक है, क्यों ये किया जाता है? ताकि कस्टमर्स उनकी तरफ क्या हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाए, अरे वाह मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, वो भी इतने सस्ते दाम पे मिल रहा है। कैप्चर अ लार्ज शेयर ऑफ मार्केट, ठीक है, इससे क्या होता है, मार्केट का लार्ज शेयर कैप्चर किया जाता है, ठीक है। एंड डिस्करेज कंपटीशन, कंपटीशन मार्केट से खत्म हो जाता है इस तरीके से। वंस अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस इज क्रिएटेड द फर्म में ग्रेजुअली इंक्रीज द प्राइस, ठीक है। क्या होता है, एक बार आपका कस्टमर बेस बेहतरीन बन गया ना, उसके बाद आपसे फिर हाई प्राइस भी वो चार्ज करेंगे, तो आपको अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा, ठीक है। अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज रिलायंस जियो। रिलायंस जियो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। क्यों सर? क्योंकि जब रिलायंस आया था ना जियो, उस टाइम पे क्या हुआ था कि 1 साल के लिए रिलायंस जियो ने फ्री ऑफ कॉस्ट सिम बांटे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट दिया था, वो भी कोई लिमिट के साथ नहीं दिया था कि 1.5 GB देंगे, 2 GB देंगे, 3 GB देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अनलिमिटेड था इंटरनेट, और अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी था, ठीक है। 1 साल तक के रिलायंस जियो ने ये चीज़ की थी, फ्री कॉल्स, फ्री मैसेजेस, सब कुछ अवेलेबल करवाया था। इससे क्या हुआ था, मार्केट के अंदर जितना कंपटीशन चल रहा था वो सब खत्म हो गए थे, जितने कॉम्पिटिटर्स थे वो आउट हो गए मार्केट से। वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हो गए, वी के नाम से एक नई कंपनी उन्होंने लॉन्च करी है, ठीक है। एयरटेल ने सिर्फ जो है रिलायंस जियो से कंपटीशन किया था, जो आज भी मार्केट में ठहरा हुआ है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है पेनिट्रेशन प्राइसिंग का। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज प्लेस मिक्स? प्लेस मिक्स क्या होता है? Place elements of marketing mix refers to the distribution of product to make them available to customers for purchase and consumption। ठीक है, प्लेस मिक्स का मतलब क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसका? प्रोडक्ट्स का, ताकि ये कस्टमर्स तक के पहुंच सके, ताकि वो उसको लेके कंज्यूम कर सकें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का। बिकॉज इफ द प्रोडक्ट आर नॉट मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एट द राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट टाइम, दे वुड नॉट बाय द प्रोडक्ट, ठीक। वो लोग फिर प्रोडक्ट को खरीदने से इनकार कर देंगे अगर सही जगह पे, सही समय पे, सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट को अवेलेबल ना करवाया जाए। इसलिए ये मार्केटिंग मिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट कहा जाता है। चलिए सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफाइन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड चैनल इज अ रूट और पाथ along which product flow from the point of प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट कंजम्पशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक रूट है जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से कहाँ जाता है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक के जाता है। इट स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर एंड एंड्स विद द कंज्यूमर। कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और एंड होता है कंज्यूमर पे जाके। फिर कहता है ब्रीफली डिफाइन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। क्या है? एक इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट। मूवमेंट में मदद, मूवमेंट एक उसका एलिमेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। स्टोरेज, कंट्रोल एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब क्या है? उसके एलिमेंट्स हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। ऑफ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स सो दैट दे आर अवेलेबल एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इससे क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को सही टाइम पे, सही क्वांटिटी में, सही जगह पे अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। फिर कहता है डिफाइन वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस, ठीक है। जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्रीज में, वो प्रोडक्शन उनका चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। उनका प्रोडक्शन क्या होता है? कंटिन्यू रहता है। एंड दीज आर नॉट सोल्ड इमीडिएटली, ठीक है, उनको तुरंत थोड़ी बेच दिया जाता है। पहले प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद क्या जाता है, उस एक बार प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर उसको क्या किया जाता है? उसको स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तुरंत थोड़ी बिक जाएगा पूरा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू स्टोर फिनिश गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड, ठीक है। तो उनको क्या करना ज़रूरी है? स्टोर करना ज़रूरी है। उनको बेचने का टाइम आए तो उनको बेच दिया जाए, ठीक है। उसको कहा जाता है वेयर हाउसिंग। कहाँ स्टोर किया जाता है? वेयर हाउस में, ठीक है, वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ मच ऑफ वेरियस आइटम्स आर टू बी केप्ट इन स्टॉक, ठीक है। एक प्रोसेस है जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है क्या चीज़ और कितनी क्वांटिटी में जो है हमें स्टॉक के अंदर रखनी है, ठीक।
इट ऑल्सो डिटरमाइन द टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स। ठीक है, इसके अंदर और क्या डिसाइड होता है, टाइम एंड क्वांटिटी भी डिसाइड होती है वेरियस आइटम्स की टू बी परचेज्ड। ठीक है, जिसको परचेज किया जाए। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज टू मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट। क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम इन्वेस्टमेंट को क्या कर सके, कम से कम, यानी कॉस्ट को हम अपनी क्या कर सके, कम से कम। ठीक है, इन इन्वेंट्री एंड इंश्योर एडिक्वेट स्टॉक। ठीक है, और हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक भी अवेलेबल रहे ताकि हम आउट ऑफ स्टॉक ना होने पाएँ ऑफ ईच आइटम एट द सेम टाइम। ठीक है, सारे आइटम्स भी हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक में अवेलेबल रहें। चलिए सर, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, द मैनर इन विच कस्टमर ऑर्डर्स आर प्रोसेस्ड डिटरमाइन द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। ठीक है, जो भी कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करने का एक तरीका होता है ना, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली द ऑर्डर्स आर प्रोसेस ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा जल्दी और सही तरीके से ऑर्डर को प्रोसेस किया जाएगा, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। और अगर जितना देर से और एक्यूरेटली अगर नहीं किया गया उसको प्रोसेस अच्छे से, तब फिर क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा कस्टमर का। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या है, फिजिकल मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जब गुड्स जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। रोडवेज, रेलवेज, शिपिंग एक्सेट्रा आर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। द चॉइस ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव कॉस्ट। ठीक है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स चूज किया जाए, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर स्पीड, देयर रिलायबिलिटी, देयर फ्रीक्वेंसी, देयर अवेलेबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस। इन सब पे ये जो है चॉइस डिपेंड करती है। फिर कहता है व्हाट इज प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है, एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का विद द पोटेंशियल बायर्स इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है, इन्फॉर्म करना बायर्स को, परसुएशन, परसुएट करना, मनाना, एंड इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ पर्सनल एंड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। ठीक है, चाहे वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो चाहे इम्पर्सनल कम्युनिकेशन हो, लेकिन कस्टमर्स को क्या करना है, हमें इन्फॉर्म करना, परसुएट करना है, इन्फ्लुएंस करना है। यह है प्रमोशन। ठीक है, प्रमोट करना किसी भी प्रोडक्ट को। फिर कहता है डिफाइन प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है, द टर्म प्रमोशन मिक्स इज यूज टू रिफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स। क्या है ये, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स को मिला के क्या बना है, प्रमोशन मिक्स बना। ठीक, used by a business enterprise to create and maintain sales of its product। ठीक, इस चीज़ को यूज़ किया जाता है, प्रमोशन मिक्स को यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि हम डिमांड को क्रिएट कर सकें और अपनी सेल्स को मेंटेन रख सकें। ठीक है, अपनी सेल्स को भी मेंटेन रख सकें और डिमांड भी क्रिएट कर सकें मार्केट के अंदर। चलिए सर, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग। Advertising has been defined as any paid form of non-personal presentation। क्या है, पेड फॉर्म है पहली चीज़, और दूसरा क्या है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन यानी किसी पर्सन के लिए हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक आम जनता के लिए हमने कोई चीज़ करी हुई है। ठीक है, किसी एक पर्सन के लिए ये चीज़ नहीं करी गई है। एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और क्या है इसमें, प्रमोशन ऑफ आइडिया है, गुड्स और सर्विसेज है, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। यानी इसका जो स्पॉन्सर होता है वो कौन होता है, आइडेंटिफाइड होता है, यानी हमें पता होता है किसने इसको स्पॉन्सर किया है, कौन ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या करना, डिसएमिनेट करना, यानी हमें बताना किसी चीज़ को, अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक, किस बारे में, प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। और एंटरप्राइज टू इंड्यूस पीपल टू टेक एक्शंस बेनिफिशियल टू द एडवर्टाइजर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम जो है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन देते हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, डिमांड को क्रिएट कर सकें, ताकि लोग फिर उसको देखें और पसंद करने के बाद उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आएँ। तो उससे क्या होगा, मुझे एक बेनिफिट तो मिलेगा, एज अ एडवर्टाइज़र मुझे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मेरी डिमांड मेंटेन रहेगी मार्केट के अंदर, और हम क्या कर सकते हैं, एक रेगुलर सेल अपनी बना सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है डिफाइन सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है सर,
सेल्स प्रमोशन रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सारी एक्टिविटीज को कहा जाता है अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग दैट स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग। ठीक है, इससे क्या होता है, सेल्स प्रमोशन से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कंज्यूमर को कि वो परचेज करे। एंड डीलर इफेक्टिवनेस, ठीक है, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स, प्रीमियम, बोनस ऑफर, फ्री कूपन्स, प्राइस कंटेस्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर करी जाती हैं सेल्स प्रमोशन में। फिर कहता है व्हाट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग। ठीक है, क्या एक प्रोसेस है किस चीज़ का, इन्फॉर्म करने का, असिस्टिंग, परसुएडिंग। ठीक है, पर्सनल सेलिंग क्या है, सेल्समैनशिप, या इसको कहा जाता है पर्सनल सेलिंग या फिर सेल्समैनशिप, दोनों कहा जाता है। पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग, क्या करना, सबसे पहले इन्फॉर्म करना, असिस्टिंग यानी मदद करना, एंड परसुएडिंग पीपल टू बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट। यानी जैसे ही आप शॉप के अंदर जाते हैं, जो सेल्समैन खड़े होते हैं, जो आपसे बात करते हैं, वो क्या होते हैं, पर्सनल सेलिंग है। वो क्या है, पर्सनल सेलिंग या फिर सेल्समैनशिप उसको कहा जाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, आपको मदद करते हैं सही प्रोडक्ट परचेज करने में। ठीक है, आपको परसुएट करते हैं यानी मनाते हैं कि नहीं सर आप यही वाला प्रोडक्ट परचेज कीजिए, इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोडक्ट एंड दिस एंड दैट। इस तरीके से वो क्या करते हैं, आपको परसुएट करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द सेलर एंड द बायर। ठीक है, व्हाट इज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होती है सर, पब्लिसिटी इज अ न्यूज़ कैरिड इन मास मीडिया अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है, न्यूज़ है जो मास मीडिया में आई है, किसके बारे में, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन और इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड एक्टिविटीज दैट इज नॉट पेड फॉर बाय इट। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कोई उसके प्रोडक्ट के बारे में या फिर उसकी सर्विसेज के बारे में, या कोई उसकी ऐसी एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, लेकिन ये कोई पेड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे न्यूज़ में कोई एक न्यूज़ आ गई किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, तो वो क्या है, पब्लिसिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसने उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए पे नहीं किया था उस न्यूज़ चैनल को, लेकिन वो न्यूज़ आ गई, उसने कोई ऐसी एक्टिविटी करी जिसकी वजह से वो न्यूज़ चैनल उसमें वो चीज़ आ गई। ठीक है, पब्लिसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अगर उसने कोई अच्छा काम किया होगा और वो जो है न्यूज़ चैनल्स में आ गया तब तो उसके लिए पॉजिटिव है, लेकिन अगर उसने कोई ऐसा कांड कर दिया होगा जो चीज़ अच्छी नहीं थी लेकिन वो न्यूज़ चैनल में छा गई, तब तो फिर उसकी थू थू हो जाएगी, यानी वो निगेटिव न्यूज़ उसके लिए बन जाएगी। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एज द कंपनी डज नॉट पे फॉर द स्पेस टाइम ऑन द मीडिया। ठीक है, इसके नहीं करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द फीचर्स ऑफ गुड्स। गुड्स के फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहला कहता है गुड्स आर टैंजिबल। वो क्या होते हैं, टैंजिबल होते हैं। दे हैव शेप, साइज, वेट, कलर एक्सेट्रा। गुड्स आर सेपरेबल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, यानी उसको सेपरेट किया जा सकता है सेलर से या फिर प्रोड्यूसर से, यानी उसकी ओनरशिप को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेल और यूज इन फ्यूचर। गुड्स को स्टोर भी किया जा सकता है। फैक्ट्री मेड गुड्स आर होमोजीनियस इन क्वालिटी। ठीक है, तो जो फैक्ट्री के अंदर गुड्स बनते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो होमोजीनियस होती है, यानी सारे प्रोडक्ट एक ही जैसे होते हैं, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं पाया जाता है। फिर कहता है गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, these products are purchased at convenient location with least effort and time। ठीक है, convenient location पे ये चीज़ मिल जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ते हैं, ना ही ज़्यादा टाइम आपको इसमें खर्च करना पड़ता है। फिर कहता है These products have small unit of purchase, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको परचेज नहीं किया जाता है, एंड लो प्राइसेस, इनके प्राइसेस भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, फिर कहता है दीज प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूजुअली ब्रांडेड। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज भी होते हैं, उनकी अपनी एक ब्रांड भी होती है। दीज प्रोडक्ट्स हैव रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस डिमांड, इनकी रेगुलर डिमांड भी होती है और कॉन्टीन्यूस डिमांड भी होती है, यानी बार बार इनको डिमांड किया जाता है। फिर कहता है दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ डेली यूज़। ठीक है, ये क्या होते हैं, डेली यूज़ के लिए बने होते हैं, एंड आर कॉल्ड एसेंशियल आइटम्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एसेंशियल आइटम्स कहा जाता है। चलिए सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
शॉपिंग प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर। ठीक है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, फिर कहता है दीज प्रोडक्ट्स हैव हाई यूनिट प्राइस। ठीक है, एक यूनिट का जो है प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स में। फिर दीज प्रोडक्ट्स आर परचेस्ड आफ्टर कंपैरिजन ऑफ कॉम्पिटिंग ब्रांड्स। ठीक है, इसको कब परचेज किया जाता है? पहले आपस में कंपेयर किया जाता है, जितनी भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं उसके बाद इनको परचेज किया जाता है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द यूनिट प्राइस ऑफ सच आइटम्स इज़ वेरी हाई। ठीक है, इनके जो ये आइटम्स है ना, इनकी जो यूनिट प्राइस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, शॉपिंग प्रोडक्ट से भी ज़्यादा हाई होता है। जैसे ज्वेलरी, गोल्ड की हो गई, डायमंड्स की हो गई, इनकी जो यूनिट प्राइस होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं इनके। दीज द डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट इज़ लिमिटेड एज रिलेटिवली फ्यू पीपल बाय देम। ठीक है, इनकी जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है क्योंकि कुछ ही लोग इसको परचेज करते हैं। ठीक है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर कहता है दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफन कॉल्ड लग्जरीज। इसको और क्या कहा जाता है? लग्जरीज भी कहा जाता है। चलिए सर, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहली आती है फ्यू बायर्स। द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज लिमिटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इसको परचेज नहीं करते हैं, जितने मार्केट के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को सिर्फ वही तो परचेज करेंगे। ठीक है, इसलिए इसके जो बायर्स होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। फिर कहता है डेराइव डिमांड होती है। द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, इनकी भी जो डिमांड होती है वो क्या होती है? डेराइव डिमांड होती है। सर डेराइव डिमांड क्या होती है? डेराइव डिमांड का मतलब होता है किसी और की डिमांड की वजह से जब किसी और चीज़ को डिमांड किया जाए तो उसको डेराइव डिमांड कहा जाता है। सर समझ में नहीं आया, हम समझाने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। आपको चाय का एक एग्जाम्पल लिया, आपकी डिमांड क्या थी? चाय की डिमांड की वजह से किस चीज़ की डिमांड आई? चाय की पत्ती, शक्कर, दूध, इन सब की डिमांड आई। ठीक है, तो जो ये चाय की पत्ती है, शक्कर है, ये दूध है, ये क्या है? डेराइव डिमांड है। क्यों? क्योंकि चाय की डिमांड आई थी, उस चाय की डिमांड की वजह से किसकी डिमांड होनी पड़ी? चाय की पत्ती की डिमांड करनी पड़ी, शक्कर की डिमांड करनी पड़ी और हमें दूध की डिमांड करनी पड़ गई। ठीक है, तो ये डेराइव डिमांड होती है। इसलिए कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो डेराइव डिमांड होते हैं। जब कंज्यूमर कोई चीज़ की डिमांड करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम टेबल की डिमांड कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर। ठीक है, उस टेबल को बनाने के लिए अब हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, तो अब हमारी डिमांड क्या थी? टेबल। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर है उसको हमारी एक टेबल की डिमांड की वजह से बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करनी पड़ जाएगी, इसलिए इसको कहा जाता है डेराइव डिमांड। फिर कहता है जोग्राफिकल कंसंट्रेशन। इंडस्ट्रियल मार्केट्स आर जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड फ्रॉम। ठीक है, तो कहता है कि जो इंडस्ट्रियल जो मार्केट्स होती हैं ना वो जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल शुगर मिल इज़ लोकेटेड इन फ्यू रीजन्स। कुछ ही रीजन्स में आपको शुगर मिल देखने को मिलेगी। फिर कहता है शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल ड्यू टू फ्यू एंड कंसंट्रेटेड बायर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू डायरेक्ट चैनल और वन लेवल चैनल। ठीक है, या तो भी डायरेक्टली सोल्ड किया जाता है इनको या फिर वन लेवल चैनल का यूज़ किया जाता है, बीच में एक मिडल मैन आ जाता है तो उसके ज़रिए से इनको बेच लिया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा लंबा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं किया जाता है। फिर लीजिंग आउट ड्यू टू हैवी प्राइस सम बायर्स में लीज आउट कैपिटल इक्विपमेंट इंस्टेड ऑफ आउटराइट परचेज। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जैसे मशीन्स हो गई, ठीक है, लैंड हो गए, बहुत बड़े लेवल पे लैंड हमने जो है फैक्ट्री खोलनी थी, हमने बड़े लेवल पे लैंड खरीद नहीं सकते थे तो हमने खरीद के उसको क्या किया? लीज़ कर लिया। क्या कर लिया? लीज़ आउट कर लिया। ठीक है, तो ये थे उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। कह रहा है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज की मेन फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला है कि इनटैंजिबल। सर्विसेज आर इनटैंजिबल एंड हैंस कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, सर्विसेज क्या होती हैं? इनटैंजिबल होती हैं, तो उसको ना देख सकते हैं ना ही उसको टच किया जा सकता है। दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल शेप। उनका कोई फिजिकल शेप नहीं होता। जैसे मैं अभी इस टाइम पे टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक जो है इनटैंजिबल चीज़ है, ये दिख नहीं रही है, ना ही आप इसको छू सकते हैं, ठीक है, ना इसका कोई फिजिकल शेप आपको देखने को मिलेगा। सर्विसेज आर पेरिशेबल, ये पेरिशेबल होती हैं। सर्विसेज आर पेरिशेबल एज दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक, एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। फिर कहता है सर्विसेज आर इनसेपरेबल
देयर इज़ अ साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस। ठीक है, एक साथ चलता है, इसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक साथ ही चलता है। ठीक है, अ सर्विस इज इनसेपरेबल फ्रॉम द सोर्स एज इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन प्रोवाइडिंग इट। ठीक है, सर्विस क्या होती है, इनसेपरेबल होती है, यानी आप हमसे चाहें मेरी सर्विस छीन लें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप हमसे मेरी सर्विस को सेपरेट नहीं कर पाएंगे कभी भी। ठीक है, ये साइमल्टेनियस काम चल रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यानी प्रोडक्शन कर रहा हूँ, और आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं यानी आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है। फिर सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस और वेरिएबल। सर्विसेज क्या होती हैं, हेट्रोजीनियस यानी एक जैसी नहीं होती हैं। अनलाइक प्रोडक्ट, सर्विसेज कैन रेयरली बी स्टैंडर्डाइज, इनको बहुत मुश्किल से स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड्स ऑन द पर्सन प्रोवाइडिंग इट। ठीक है, तो हो सकता है कि मुझसे बेहतरीन कोई टीचर हो वो जो डिलीवर कर रहा हो कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग को मेरा जो कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ जो हम डिलीवर कर रहे हैं आपको, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। ठीक है, हो सकता है आपके स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन पर्सन उसको प्रोवाइड कर रहा है। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको मेरी सर्विस अच्छी लग रही है, किसको किसी और की सर्विस अच्छी लग रही है। ठीक है, तो इसलिए ये रिलेटिव भी होती है। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स। मार्केटर्स को कैसे एडवांटेज होता है ब्रांडिंग से। पहला कहता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रांडिंग इज अ मीन्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द राइवल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक डिफरेंशिएटिंग आइडेंटिटी उसको मिल जाती है कि एक प्रोडक्ट को। ठीक है, किससे, अपने कॉम्पिटिटर से। दिस हेल्प्स द फर्म टू सिक्योर एंड कंट्रोल द मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, वो अपनी मार्केट को कैप्चर कर सकती है। ठीक है, और कंट्रोल भी कर सकती है। फिर कहता है फैसिलिटेट्स एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग हेल्प्स एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ब्रांडिंग क्या करती हैं, मदद करती हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है, अ फर्म कैन क्रिएट अ मार्केट प्रेफरेंस फॉर इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, एक फर्म अपने मार्केट बना सकती है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के लिए, फॉर इट्स प्रोडक्ट बाय कॉन्टीन्यूसली रिपीटिंग द ब्रांड नेम इन इट्स एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अगर उसने ब्रांड नेम अपना एक दे रखा है, ब्रांडिंग कर रखी है, ठीक है, उसको बार बार अपने जो है उस एडवर्टाइजिंग में वो नाम लिया जा रहा है उसी ब्रांड का पर्टिकुलर, तो फिर उससे क्या होता है, मार्केट के अंदर उसकी एक प्रेफरेंस बन जाती है प्रोडक्ट की। ठीक है, और फिर अगला आता है डिफरेंशियल प्राइसिंग, ब्रांडिंग enables a firm to charge a different price for its product that charged by its competitor। ठीक है, जो कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहा है उससे हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या रखा है, ब्रांडिंग कर रखी है। ठीक है, दिस इज बिकॉज कस्टमर हु लाइक ब्रांड एंड बिकम्स हैबिचुअल ऑफ इट आर विलिंग टू पे लिटिल हायर फॉर इट। ठीक है, अगर कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ब्रांड की मैं तो भाई ब्रांडेड चीज़ें ख़रीदता हूँ, तो फिर वो ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे आईफोन है, आईफोन अपने ब्रांड जो अपना एप्पल आईफोन है ना, वो क्या करता है कि अपने प्राइस बिल्कुल ही डिफरेंट रखता है। ठीक है, और लोग खरीदते हैं उसके प्रोडक्ट को, क्यों, क्योंकि लोगों को ब्रांड सोशल स्टेटस देता है, इस वजह से वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं एट हाई प्राइस। ठीक है, लोअर सेलिंग कॉस्ट होती है। ब्रांडिंग हेल्प्स टू रिड्यूस सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, अगर आपने ब्रांडिंग कर रखी है, आपकी जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, तब फिर आपकी सेलिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा इनकर नहीं होती है। डीलर्स आर रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, डीलर्स भी रेडी हो जाते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इवन एट लोअर प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, फिर कहता है ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपकी पहले से ब्रांडिंग हो रखी है तो नया अगर प्रोडक्ट आप लॉन्च भी करेंगे तो इतना ज़्यादा आपको मुश्किलें नहीं आएंगी। अ न्यू प्रोडक्ट विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड अंडर अ नोन ब्रांड नेम इज़ लाइकली टू रिसीव अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर। ठीक है सर, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को ब्रांडिंग से कैसे मदद मिलती है। पहला कहता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ब्रांडिंग हेल्प कस्टमर्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रांडिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, यानी लोगों को पता चलता है, लोगों को ये चीज़ पता रहती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि उसको ब्रांड नेम याद है। फॉर एग्जांपल, अ कस्टमर हु इज़ सेटिस्फाइड विद लक्स टॉयलेट सोप नीड नॉट इंस्पेक्ट इट एवरी टाइम ही बाइज द प्रोडक्ट। ठीक है, हर बार वो फिर क्या कहेगा, लक्स टॉयलेट सोप मुझे दे दो। ठीक है, उसके अलावा वो और कोई चीज़ नहीं खरीदेगा, ना ही उसको बार बार इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसका टाइम भी उसमें वेस्ट नहीं होगा। फिर इंश्योर्स क्वालिटी, क्वालिटी को भी इंश्योर करता है। ब्रांडिंग इंश्योर्स अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ क्वालिटी
टू कस्टमर्स, ठीक है, एक लेवल ऑफ क्वालिटी देता है कस्टमर्स को। दिस बिल्ड अप कॉन्फिडेंस, ठीक, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कस्टमर्स का एंड इंक्रीज देयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इससे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। फिर कहता है स्टेटस सिंबल, सम ब्रांड्स बिकम स्टेटस सिंबल ड्यू टू देयर क्वालिटी, ठीक है, अपनी क्वालिटी की वजह से वो क्या बन जाते हैं, स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। द कस्टमर्स ऑफ दीज ब्रांड्स फील प्राउड एंड एन्जॉय, ठीक है, वो एक तरीके से वो लोग प्राउड फील करते हैं और उस प्रोडक्ट को इन्जॉय भी करते हैं। जैसे आईफोन यूज़र्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, आईफोन जब परचेज़ कर लेते हैं तो शीशे के आगे अपना आईफोन रख के और फ़ोटो खींच के स्टेटस पे लगाते हैं। क्यों वो ऐसा करते हैं, ताकि वो अपने एक सोसाइटी के अंदर दिखा सकें कि देखो मेरा क्या स्टेटस है, ठीक है, मेरा सोशल स्टेटस देख लो। लोगों को वो दिखाना चाह रहा होता है कि हम देखो कितने अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि हम आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं, भले ही उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे ही क्यों ना ख़रीदा हो। ठीक है सर, तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 था हमारा, किसका, मार्केटिंग मिक्स का, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में कवर अप कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे पूरी वीडियो के अंदर और आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, नहीं तो फिर आप जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप तक के नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। और अपने दोस्तों तक के इस चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।